नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं, साथ ही दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करते हैं। आज हम पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर बड़ा खुलासा और गाजा में पूरा कब्जा करने के लिए इजराइल के नए सैन्य अभियान पर चर्चा करेंगे। साथ ही कार्यक्रम के अंत में आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बताएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। इजरायली सेना की गाजा पर कब्जे की कार्रवाई शुरू, बड़ी संख्या में लोगों का दक्षिण की तरफ पलायन। यूएन प्रमुख का तत्काल युद्ध विराम और सभी बंधकों की रिहाई का आह्वान। यूक्रेन में गैर नाटो शांति सेना पर जर्मनी में उठे विरोध के सुर, विदेश मंत्री ने अपने ही चांसलर के प्रस्ताव का किया विरोध। वहीं यूक्रेन में इस महीने का सबसे बड़ा हमला, बुनियादी ढांचे को पहुंचा बड़ा नुकसान। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से की मुलाकात, द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा। रूसी तेल खरीद पर अमेरिकी तर्क से जताई असहमति। थाईलैंड की निलंबित पीएम पेंटोकटान शिनावात्रा मामले में अदालत की कार्रवाई शुरू। जून में फोन लीक घटना के बाद अदालत ने किया था निलंबित। मामले में 29 अगस्त को आएगा संवैधानिक अदालत का फैसला। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फेडरल रिजर्व की गवर्नर लिसा कुक से मांगा इस्तीफा। कुक पर घर खरीद मामले में धोखाधड़ी का आरोप। ब्याज दरों में कटौती की मांग को लेकर ट्रंप चेयरमैन जेरोम पावेल से मांग चुके हैं इस्तीफा। और आइए पहली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फोन पर बात की है। दोनों नेताओं के बीच बातचीत सकारात्मक रही। इस दौरान दोनों नेताओं ने यूक्रेन और पश्चिम एशिया में संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के प्रयासों पर विचारों का आदान प्रदान किया। इसके अलावा भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। तो पीएम मोदी और मैक्रों के बीच में हुई है बातचीत और रूस यूक्रेन युद्ध को हल करने की जो कोशिशें चल रही हैं उसको लेकर, जो भी हलचल चल रही है उसको लेकर बातचीत हुई है दोनों नेताओं के बीच में। और साथ ही साथ भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर जोर दिया गया है इस बातचीत में। अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। गाजा में इजराइल ने अब ऑपरेशन गिदोन चैरियट 2 का ऐलान किया है। इस अभियान का मकसद पूरे गाजा शहर पर कब्जा करना है और हमास को जड़ से खत्म करना है। इसके लिए 60,000 रिजर्व सैनिक, आईडीएफ में पहले से मौजूद 70,000 पुरुषों और महिला सैनिकों के साथ मिलकर गाजा शहर के बाहरी इलाके में अभियान चलाएंगे। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे विरोध को दरकिनार कर इजराइल इस प्लान पर आगे बढ़ रहा है। आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और उसके बाद अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ इजराइल के नए अभियान पर चर्चा करेंगे। गाजा शहर से निकल जाने का एक और आदेश जारी हुआ। लाखों लोगों को शहर को छोड़कर दक्षिण की ओर जाने को कहा गया। हालांकि गाजा के लोगों के लिए ये कोई नई बात नहीं थी, लेकिन ये कवायद इजराइल के गाजा सिटी पर कब्जे की राह में भौतिक रूप से एक अहम कदम है। सेना ने हमले के प्रारंभिक चरण की शुरुआत का ऐलान कर दिया। इसके तहत आईडीएफ गाजा शहर के बाहरी इलाकों पर नियंत्रण हासिल कर रही है। आईडीएफ का कहना है कि जियतून क्षेत्र में दूसरी जबकि जबालिया में तीसरी ब्रिगेड कार्रवाई कर रही है। मंगलवार को इजराइल के रक्षा मंत्री ने हमले को मंजूरी दी थी। आईडीएफ ने हमले से पहले अपने 60,000 रिजर्व को तलब कर लिया था। आईडीएफ के इस कदम से अंतर्राष्ट्रीय चिंता पैदा हो गई है और फिलिस्तीनी राज्य के भविष्य पर बहस फिर से शुरू हो गई। खान यूनुस से लेकर दूसरे शहरों में तेज होते हमलों के बीच संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने तत्काल युद्ध विराम और सभी बंधकों की रिहाई का आह्वान किया है। साथ ही उन्होंने पश्चिमी तट पर अवैध बस्तियों के निर्माण के फैसले को वापस लेने की भी मांग की है। इजराइल के कई सहयोगियों ने भी इस योजना की निंदा की है।
फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने योजना को दोनों पक्षों के लिए विनाशकारी बताते हुए कहा कि ये पूरे क्षेत्र को स्थायी युद्ध की ओर धकेल सकती है। इजराइल की तरफ से गाजा में घुसने की घोषणा ऐसे समय में की गई है जब वार्ताकार मिस्र, इजराइल और हमास के बीच 22 महीनों से जारी संघर्ष समाप्त करने के लिए युद्ध विराम की कोशिशों में लगा हुआ है। इस बीच एक अहम रणनीति का खुलासा करते हुए इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने घोषणा की है कि वो गाजा शहर पर कब्जा करने की आईडीएफ की योजनाओं की समय सीमा कम कर रहे हैं। ये घोषणा रणनीतिक मामलों के मंत्री रॉन डर्मर द्वारा पेरिस में कतर के अधिकारियों के साथ वार्ता पर चर्चा के एक दिन बाद की गई। नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने सेना को आतंकवादियों के अंतिम गढ़ों पर कब्जा करने और हमास को हराने की समय सीमा कम करने का निर्देश दिया है। नेतन्याहू ने आईडीएफ से साफ कहा है कि इसके लिए 5 महीने नहीं दे सकते। हालांकि पिछले कुछ दिनों में बंधकों की रिहाई के समझौते पर पहुंचने की गति तेज हुई है। बावजूद इसके नेतन्याहू ने ऐसे प्रयासों को लगातार खारिज किया है और इस महीने की शुरुआत में कैबिनेट द्वारा स्वीकृत योजना के बजाय गाजा पट्टी में लड़ाई तेज करने पर ध्यान केंद्रित किया है। हालांकि उन्होंने युद्ध विराम के नवीनतम प्रस्ताव को पूरी तरह से खारिज नहीं किया है। और इस खबर पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, सामरिक और विदेशी मामलों के जानकार हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। संजय जी, ये जो इजराइल का नया सैन्य अभियान शुरू हुआ है हमास के खिलाफ, क्या कुछ रणनीति, किस तरह से आप इसका विश्लेषण करेंगे इजराइल के नए अभियान का? धन्यवाद चंद्रशेखर जी। मुझे लगता है जहां पे हमास लग रहा था कि वो कह रहा था कि 10 हॉस्टेजेस को रिलीज करेगा और 7 दिन का सीज़फायर लेने की कोशिश, मुझे लगता है कहीं ना कहीं नेतन्याहू जो प्रधानमंत्री हैं इजराइल के, उन्हें लगता है ये सिर्फ एक तरीके से फैसला और कहीं ना कहीं हमास फिर से अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश करेगा। और इसलिए जिस प्रकार से उन्होंने गाजा सिटी के ऊपर, जहाँ पे खासकर उन्हें लगता है अधिक से अधिक या हमास के जितने भी आतंकवादी कहिएगा या हमास जो भी है वो सब के सब गाजा सिटी में है। इसलिए जो अभियान शुरू हुआ है, मकसद है कि पूरा नॉर्थ से लेकर के, यानी कि नॉर्थ गाजा सिटी, खान यूनिस और फिर रफा की तरफ इसको धकेला जा रहा है, जिससे कि पूरी की पूरी जो गाजा पट्टी है तो उसके ऊपर। अब उसको देखते हुए कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ये जो है इन्होंने शायद अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा ये ठीक नहीं होगा, इससे और हालात बिगड़ जाएंगे, क्योंकि अभी उनको लग रहा है कि तकरीबन बच्चे जो है भूखमरी से मर रहे हैं, अस्पताल जो है बिल्कुल भी खत्म हो चुके हैं, लाखों लोग बेघर हैं, तो हालात बहुत बुरी है और इस तरह की कार्रवाई करना बहुत कठिन है। लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री का मानना है कि 2500 साल से लगातार इस तरह का प्रोपेगेंडा हम करते रहे और उससे हारे। अब वक्त आया है, हम जमीन जीत रहे हैं, इससे इन्हें पसंद नहीं है, लेकिन यही एक तरीका है उन्हें लगता है। लेकिन इजराइल के अंदर भी उनके बरखिलाफ कहीं ना कहीं एक मुहिम चल रही है, जहां उन्हें लग रहा है कि इस तरह की कार्रवाई ना की जाए। हमास को शायद जो 10 हॉस्टेजेस दे रहे हैं, जो और 10 जिंदा हैं, उनको भी शायद वो ले पाए। उन्हें लग रहा है कहीं ना कहीं ये 20 भी मर जाएंगे तो दिक्कत होगी। तो शायद इजराइल के जो प्रधानमंत्री है वो सोचते हैं ये वक्त आ गया है जब हमास बिल्कुल ही अब घुटने टेक देगा। अब घुटने टेकता है या नहीं टेकता है, मुझे लगता है अगले 24-48 घंटे के अंदर पता चल जाएगा। तो जिस तरीके से लोग जगह छोड़ करके भाग रहे हैं, दक्षिण की ओर आ रहे हैं, साफ दर्शाता है कि मुझे लगता है इजराइल अब ठान ली है कि पूरी की पूरी गाजा पट्टी के ऊपर वो कब्जा करेंगे और ना हमास का बिल्कुल जो मतलब उसको डिसआर्म करके ही छोड़ेंगे, चाहे वो हमास खत्म होना हो, उनसे कोई लेना देना नहीं। संजय जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इतना लंबा समय हो गया है, इजराइल की हम सैन्य ताकत की बात करें तो काफी आधुनिक सैन्य ताकत है, लेकिन हमास के खिलाफ इतना लंबा समय कैसे लग गया है इजराइल को? हमास की सैन्य ताकत को लेकर के क्या कुछ कहेंगे आप? आप देखिएगा, छोटी सी जगह है, 40 किलोमीटर में तकरीबन 10-1 किलोमीटर के आसपास, जिसमें तकरीबन 400 और 6 किलोमीटर के अंदर लाखों लोग रह रहे हैं, 20 लाख से ज्यादा लोग रह रहे हैं। फाइटिंग इन बिल्टअप एरिया है और जितना ऊपर है उतना ही नीचे था। तो ये भी हमने समझना है कि इजराइल के और इजराइल में हर एक आदमी की कीमत है। इतने सब कुछ अगर हॉस्टेजेस पहले ही हमास छोड़ देता तो मुझे नहीं लगता है कि दो साल तक इतनी लड़ाई चल रही होती। लेकिन हमास ने ठान ली, लोगों का हमास के साथ साथ है, फाइटिंग बिल्टअप एरिया है, धीरे धीरे करके हमास अब कमजोर पड़ता जा रहा है, उसको कहीं से कुछ मिल नहीं रहा है। अब हमास भी देख रहा होगा
कि वहां पे बच्चों को खाने पीने की भूखमरी चल गई है, खाने पीने के लिए मुश्किल हो रही है। लेकिन फाइटिंग इन बिल्ट अप एरिया, चंद्रशेखर जी, एक बहुत सबसे कठिन लड़ाई अगर है तो वो उसको बोलते हैं फाइटिंग इन बिल्ट अप एरिया, क्योंकि पता नहीं चलता दुश्मन कहाँ से कब कहाँ गोली चला दे। और जिस तरीके से टनल इन्होंने अंडरग्राउंड, इतना इनका नेटवर्क है कि इजराइल को लगता है कि जब तक इसको पूरा खात्मा नहीं करेंगे, इसको पूरा ध्वस्त नहीं करेंगे, ये नहीं तो दोबारा ये थोड़ा सी भी चीज होगी ये फिर से उभर आएगी। इजराइल को अपने अस्तित्व के ऊपर अब नहीं चाहता इजराइल। कम से कम आने वाले दशक जो है, कम से कम इजराइल शांतिपूर्वक चाहता है। बिल्कुल संजय जी, अंतिम सवाल आपके सामने रखना चाहूंगा। एक तो इजराइल के ऊपर काफी दबाव है, अंतर्राष्ट्रीय दबाव है कि वहां पर इजराइल युद्ध खत्म करे, वहां पर युद्ध विराम करे, और दूसरा एक अभी प्रस्ताव जो अरब देशों की ओर से, खासकर मिस्र की ओर से या कतर की ओर से जो प्रस्ताव आया था उसको हमास ने मान लिया है, लेकिन इजराइल की कुछ अभी शर्तें हैं, इजराइल उसको मान नहीं रहा है। आपको क्या लगता है कि इस तरह का दबाव इजराइल के ऊपर काम कर पाएगा क्या? नहीं, मुश्किल है। तब ये आप देखिएगा कि 10 हॉस्टेजेस छोड़ रहे हैं और बोल रहे हैं हमें 60 दिन और दीजिएगा। अगर 10 हॉस्टेजेस मिलने के बाद अगर उनको 60 दिन और चाहिए तो मतलब उसकी ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। अगर लड़ाई खत्म करनी है और हमास सीरियस है, इसलिए इजराइल मुझे लगता है दबाव डाला है। हो सकता है, मुझे लगता है कल या परसों तक हमास खुद कहे कि चलो आप सारे के सारे हॉस्टेजेस वापस ले लीजिए, जो 30 मरे हुए हैं वो भी और 20 ये भी, और लड़ाई कल ही खत्म हो जाए, परसों खत्म हो जाए। इसीलिए इजराइल मुझे लगता है इस तरह का दबाव, और खासकर नेतन्याहू जो है वो जानते हैं इनका दिमाग ये किस तरीके से सोचते हैं, और यही कारण है चाहे ऑस्ट्रेलिया प्रेशर डाले, चाहे फ्रांस प्रेशर डाले, उन्हें मालूम है कि अमेरिका जो है तो इसलिए वो बार बार कह रहे कि कुछ भी हो अमेरिका हमारे साथ खड़ा है, हम प्रशंसा करते हैं, और उसके लिए वही ताकत मिल रही है इजराइल को, और इजराइल छोड़ेगा नहीं मुझे लगता है। बिल्कुल संजय जी, हमारे साथ बने रहिए। एक और महत्वपूर्ण खबर है, उस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे। हमको यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। मैं हूं MDH बेसन, सुनहरे चने से बना, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से पिसा, अब आया हूं आपके घर, पोषण से भरा, स्वाद में खरा। बीकानेरी चने की दाल से बना सर्वश्रेष्ठ बेसन, MDH बेसन। दादू, आप मुझे लेने क्यों नहीं आए? बेटा, दादू की तबीयत खराब है, उन्हें तेज बुखार, सर दर्द और उल्टियाँ भी हो रही हैं। बच्चों, मलेरिया एक खतरनाक बीमारी है जो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होती है। ठंड के साथ कंपकपी, तेज बुखार, सर दर्द, उल्टी इत्यादि। अगर किसी को भी ये लक्षण हो तो जांच व उपचार कराना चाहिए। हमें तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाना चाहिए। मलेरिया के लक्षण हो तो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर मुफ्त में जांच और संपूर्ण उपचार करवाएं। ये दृढ़ संकल्प हमारा है। भारत को मलेरिया मुक्त बनाना है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। हेलो राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ। फिर से? आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे। 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे। सर इतने कहाँ से? एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए। 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में। 2 लाख? क्या हुआ पापा? बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। अरे काट दिया। पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है। फ्रॉड? पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे तो पैसे गवाओगे। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। पता है, I was a bright student. कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना, खुद का बिजनेस। पर उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, I'm doing it. मैं एक प्रिंसिपल मैडम, शी इज माय क्लाइंट। मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें।
गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। पाकिस्तान एक और जहां दुनिया को अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का पाठ पढ़ाता है, वहीं पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की स्थिति दयनीय बनी हुई है। ये बात कोई और नहीं कह रहा है, बल्कि ये खुलासा किया है पाकिस्तान के शीर्ष मानवाधिकार संगठन ने। इस रिपोर्ट में पाकिस्तान में हिंदू और ईसाई लड़कियों और महिलाओं को लेकर जो खुलासा किया गया है, उससे आपकी रूह कांप जाएगी। सिर्फ लड़कियां ही नहीं, बल्कि अल्पसंख्यक लड़कों और पुरुषों का भी पाकिस्तान में बुरा हाल है। इस संबंध में आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और उसके बाद अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ इस बारे में बातचीत करेंगे। सिर्फ आतंकवाद ही नहीं, बल्कि धार्मिक कट्टरता का रोग भी पाकिस्तान को दीमक की तरह खोखला कर रहा है। पाकिस्तान के शीर्ष मानवाधिकार संगठन ने अल्पसंख्यक समुदाय के तंग होते दायरे पर गंभीर चिंता जताई है। आयोग ने पाकिस्तानी अकलियत के खिलाफ बेलगाम होती हिंसा पर एक रिपोर्ट जारी की है। HRCP ने अपनी रिपोर्ट डर की गलियां 2024-25 में धर्म या आस्था की स्वतंत्रता में कहा है कि पिछले साल हिंदू और ईसाई लड़कियों के जबरन धर्मांतरण और कम उम्र में विवाह के मामलों में तेजी आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईसाई और हिंदू अल्पसंख्यक अधिकार कार्यकर्ताओं ने पंजाब और सिंध में युवा लड़कियों के जबरन धर्मांतरण के मुद्दे को बार बार उठाया है। कई मामलों में जिन लड़कियों का कथित तौर पर अपहरण किया गया या उन्हें घर छोड़ने के लिए लालच दिया गया, उनकी उम्र 18 वर्ष से कम थी, जो संघीय और प्रांतीय विवाह की न्यूनतम आयु आवश्यकताओं का स्पष्ट उल्लंघन है। इसमें आगे कहा गया है कि कुछ मामलों में लड़कियों को अपहरण के बाद इस्लाम में परिवर्तन और फिर विवाह के लिए मजबूर करने का स्पष्ट पैटर्न देखा गया है। इसके अलावा धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा में खतरनाक वृद्धि भी देखी गई है। इसमें खासतौर से अहमदिया समुदाय की लक्षित हत्याएं और उनके पूजा स्थलों का विध्वंस शामिल है। मंदिरों को भी नुकसान पहुंचाया गया है। संगठन ने कहा कि ईश निंदा के आरोपियों, खासकर अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों की भीड़ द्वारा हत्या के मामले बढ़े हैं। सबसे भयावह घटनाएं ईश निंदा के आरोप में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की न्यायोत्तर हत्याएं हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि पुलिस ने 2 ईश निंदा आरोपियों को उग्र भीड़ से सुरक्षा मांगने के दौरान न्यायोत्तर तरीके से मार डाला। एक घटना तो पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर के एक व्यस्त बाजार में हुई। ये घटनाएं कानून प्रवर्तन और जवाबदेही तंत्र में सुधार की तत्काल आवश्यकता को दर्शाती हैं। पिछले दिनों भारत में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अल्पसंख्यकों की दयनीय स्थिति पर पाकिस्तान की पोल दुनिया के सामने खोली थी। भारतीय राजनयिक एल्डोस मैथ्यू पुन्नुस ने कहा, पाकिस्तानी अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाएं और लड़कियों को आज भी अपहरण, तस्करी, जबरन विवाह और धर्मांतरण का सामना करना पड़ता है। पुन्नुस ने बताया कि वहां की न्यायपालिका इन अपराधों को बढ़ावा देने में बराबर की शरीक रही है। संजय कुलकर्णी, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल, फॉर्मर DG इन्फेंट्री और सामरिक और विदेशी मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, पाकिस्तान में माइनॉरिटी की जो हालत है उसको लेकर के अभी तक ये होता था कि दूसरे लोग पाकिस्तान पे आरोप लगाते थे, अब तो पाकिस्तान का खुद मानवाधिकार संगठन इसको बोल रहा है। क्या कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल चंद्रशेखर जी, शीशे में घर में रहने वाले लोग दूसरों के घरों में पत्थर नहीं मारना चाहिए बोलते हैं। पाकिस्तान का वही हाल है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक जो है, आप आश्चर्य होगा अगर मैं आपको बताऊं, 96% से ज्यादा तो एक ही मजहब के लोग हैं और सिर्फ 2000 के आसपास पारसी हैं, 21,000 के आसपास सिख हैं, तकरीबन 38 लाख के आसपास हिंदू हैं और तकरीबन 35 से 36 लाख के आसपास ईसाई हैं। इतने ही लोग हैं। और जिस प्रकार से इनके बरखिलाफ जो कार्रवाई होती है, मैं बाकी अहमदिया और शिया के बरखिलाफ जो कार्रवाई वो करते हैं उसके बारे में तो बात करूंगा नहीं, और खासकर अहमदिया, वो तो चलो चाहे वो नहीं मानते हैं कि अहमदिया मुसलमान है, तो हम कहते हैं अहमदिया मुसलमान है, उन्हीं के मजहब के हैं। पर जिस प्रकार से लड़कियों के बरखिलाफ, यही नहीं, आप बलूचिस्तान में देखिएगा किस प्रकार से लड़कियों के बरखिलाफ, औरतों के बरखिलाफ, कहाँ पे बिल्कुल हजारों आदमी जो गुम हो जाते हैं। किस प्रकार से मजहब का परिवर्तन करो, बाल विवाह, जबरन, तस्करी, उठा करके ले जाना, अपहरण करना, मतलब इस तरह की कार्रवाई पाकिस्तान के अंदर इतनी कॉमन है। और सबसे बड़ी बात,
यूएन के अंदर उनका प्रतिनिधि स्पीकर इस तरह की बात करता है, जब उनको चपट लगी हमारे जो प्रतिनिधि उधर से मैथ्यू साहब ने जब उनको समझाया या आपके यहाँ पे इस सेक्टर की लड़ाई में किस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर ही लाखों औरतों के साथ जिस प्रकार से बलात्कार किया पाकिस्तान के सैनिकों ने, तो पूरे विश्व भर में मालूम है तो क्या पाठ पढ़ा रहे किसी को। और अब तो बहुत अच्छी बात है कि उन्हीं के ह्यूमन राइट्स ने उन्हीं के सामने आईना खड़ा करके उन्होंने साफ दिखाया है कि पाकिस्तान के अंदर वाकई माइनॉरिटीज का बहुत बुरा हाल है। 728 सीटें हैं पाकिस्तान में पूरे, चाहे बलूचिस्तान आपके, पंजाब के, खैबर पख्तूनख्वा के सारे असेंबलीज उनके लेजिस्लेचर में, सिर्फ उसमें से 23 सीटें माइनॉरिटीज की है, सिर्फ 23, 728 में से 23 माइनॉरिटी। तो क्या पाकिस्तान बात करता है, 96% देख लो, इतना बुरा हाल। एक वक्त तो 8 से 9% वहां पे माइनॉरिटी थे, अब तो 1% भी नहीं है। इतनी आबादी हो गई है, 21 करोड़ की आबादी में मैंने जो आपको बताया कि कुछ 1 लाख लोग सिर्फ माइनॉरिटी रह गए। सबको इन्होंने जबरदस्ती लड़कियों के साथ, लड़कों के साथ जो दुर्व्यवहार ये करते हैं पाकिस्तान के अंदर, वाकई और आश्चर्य इस बात का है कि पूरा विश्व इसको लेकर के शांत और चुपचाप देखता रहता है। उन्हीं के जो कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट तक उनके जितने हैं, वो भी शांत, मतलब मुझे लगता है शरिया के नीचे ये जो कार्रवाई है सब शांत रहना चाहिए, चुपचाप रहना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। सर एक सवाल और संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे कि कुछ दिनों पहले जो पाकिस्तान का बाल अधिकार आयोग है उसने भी ऐसी रिपोर्ट दी थी, और अब मानव अधिकार आयोग ये रिपोर्ट दे रहा है। पाकिस्तान की जो सरकार है वो कुछ कार्रवाई करेगी इस पर, क्या लगता है आपको? सवाल ही नहीं पैदा होता। पाकिस्तान की जो सरकार है वो उसके जकड़े में आई हुई है। वहां के जो जितने मदरसे हैं, जितने मुल्ला हैं, जितना ये सारी कार्रवाई है जिसके द्वारा ये एक तरीके से प्रोत्साहन इनको मिलता है, सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर ये कार्रवाई होती तो सरकार बहुत पहले ही कर चुकी होती। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के सामने रखा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के उस पार ठीक है, हम यहाँ पर ब्रेक नहीं ले रहे हैं, आपको सीधे हम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर ले जाएंगे और इसी के साथ इस कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने गुरुवार को रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मॉस्को में मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने न केवल द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की बल्कि क्षेत्रीय व वैश्विक मुद्दों पर भी अपने विचार साझा किए। इस मौके पर डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि हमने अपने द्विपक्षीय सहयोग के कई मुद्दों पर चर्चा की और कई समाधान भी निकाले। विदेश मंत्री ने कहा कि हमारी बैठक का वैश्विक संदर्भ बदलती भू राजनीतिक स्थिति और बदलते आर्थिक व्यापार परिदृश्य द्वारा प्रदान किया गया है और हमारा साझा लक्ष्य अपने मूल्यों को संरक्षित करना है। वहीं रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने कहा कि हम एक दूसरे को विशेष रूप से विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदार मानते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की कोशिशों के बीच यूक्रेन में यूरोप की गैर नेटो शांति सेना भेजने के मामले में जर्मनी में विवाद गहरा गया है। इस मामले पर जर्मनी में गठबंधन सरकार चला रहे चांसलर फ्रेडरिक मर्ज को देश के कुछ दलों का विरोध झेलना पड़ रहा है। खुद जर्मनी के विदेश मंत्री भी यूक्रेन में जर्मन सेना भेजने के प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं। हालांकि ब्रिटेन और फ्रांस इस तरह के प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं। अमेरिका पहले ही साफ कर चुका है कि इसमें उसकी या नेटो की कोई भूमिका नहीं होगी। रूस ने पिछली रात यूक्रेन पर अगस्त महीने के सबसे बड़े और युद्ध के तीसरे बड़े हवाई हमले के तहत पश्चिमी यूक्रेन में कई जगहों पर हमला किया। यूक्रेन ने दावा किया कि 574 ड्रोन और 40 मिसाइलें दागी गईं। हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कम से कम 18 लोग घायल हो गए। इस सब के बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यदि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उनके साथ द्विपक्षीय बैठक के लिए तैयार नहीं होते हैं तो अमेरिका को कड़ा कदम उठाना चाहिए। इलाके में बढ़ रहे अमेरिकी प्रभाव और चीनी हितों को हो रहे नुकसान को देखते हुए चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संबंधों को सुधारने में जुटा हुआ है। इसी सिलसिले में काबुल में चीनी विदेश मंत्री वांग यी, पाकिस्तान के इशाक डार और उनके अफगान समकक्ष आमिर खान मुत्तकी के बीच 12 सप्ताह में दूसरी बैठक हुई। दरअसल पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हाल के दिनों में तनाव बढ़ा है और चीन पाकिस्तान में चल रहे अपने CPEC प्रोजेक्ट का अफगानिस्तान में विस्तार करना चाहता है।
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने तिब्बत पर चीनी शासन की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर गुरुवार को तिब्बत की राजधानी ल्हासा में एक कार्यक्रम में शिरकत की। ये किसी चीनी राष्ट्रपति की तिब्बत की एक दुर्लभ यात्रा है। शी बुधवार को तिब्बत की क्षेत्रीय राजधानी ल्हासा पहुंचे थे, जहां उनका स्वागत लगभग 20,000 अधिकारियों और स्थानीय लोगों ने किया।